अस्सलाम वालेकुम वन। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की अगर हम बात करें, ये होता क्या है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी आपके पास वेव भी है। तो पीछे हमने वाटर वेव की रिफ्लेक्शन पढ़ी थी और आगे हम जाके लाइट रे की रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे। तो सारी की सारी रिफ्लेक्शन सेम ही आती हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि आपके पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर दूसरे मीडियम के अंदर जाके टकराती है, मतलब एंटर नहीं होती। तो ये बात हमने यही कहा था कि आपके पास रिफ्लेक्शन के अंदर जो आपकी एक वेव है वो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस पे जाके टकराती है, एंटर नहीं होती। तो बेटा इससे क्या होता है, आगे वो आपकी साउंड रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब पहले मीडियम में वापस आ जाती है टकरा कर। इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन द साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ मीडियम। जैसे ही आपकी साउंड वेव जो सी है, जिसे हम इंसिडेंट वेव भी कह सकते हैं, वो दूसरे मीडियम के सर के साथ टकराती है, तो वो क्या करती है, बाउंस बैक मतलब टकरा कर वापस आ जाती है फर्स्ट मीडियम के अंदर। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि आपके साउंड वेव के अंदर, आपके रिफ्लेक्शन के अंदर आपके पास कोई भी मीडियम चेंज नहीं होता, बस आपके पास जो वेव है वो टकरा कर वापस आ जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से आपने कहाँ भी इमेजिन किया होगा, अगर हम इसकी यहाँ पे एग्जांपल देखें तो एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अ टॉल बिल्डिंग या माउंटेन। हमें क्या सुनाई देती है, अपनी आवाज़ दोबारा रिपीट होती सुनाई देती है, जिसे हम कहते हैं कि आपको गूंज सुनाई दी है, या हम उसे कह सकते हैं कि उसे एको सुनाई दी है। तो इसका क्या मतलब है, जो आपको रेपिटेशन ऑफ वॉइस आपको सुनाई देती है, क्या लिखा, दिस साउंड विच वी हेयर इज कॉल्ड एको। तो इस साउंड जो आपको रिपीटेड अपनी आवाज़ सुनाई देती है, इसे हम एको कहते हैं। और एको जो आपको सुनाई दी है, इस ये किसके प्रोसेस में हुई है, ये बेसिकली द रिजल्ट है किसका, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। मतलब आप बोले तो आपके पास क्या हुआ, सामने आपकी साउंड वेव निकली, इंस्टेंट वेव सामने माउंटेन के साथ जाके टकरा गए, रिफ्लेक्शन हुई है वहाँ पे, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या आ गई है, वापस आ गई है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहेंगे। तो ये ऊपर वाली आप जो ये लाइन है, इसे आप एग्जाम्पल्स के अंदर लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, तो ये हम एग्जाम्पल के अंदर लिख देते हैं। और ये बात यहाँ पे याद रखनी है, जो चीज़ हमें यहाँ पे आपकी आवाज़ आपको दोबारा सुनाई देती है, वो जो रेपिटेशन ऑफ आपकी वॉइस है उसे हम एको कहते हैं। और एको आपकी किसकी वजह से होती है, एको हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होती है। अच्छा आगे क्या याद रखना है, आगे याद रखना है, द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। इसका क्या मतलब है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंसेशन ऑफ साउंड मतलब एक जो आपकी कोई, फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड बोला है, तो एक साउंड है आपके पास, उसका आपके ब्रेन के ऊपर, इंसानों के दिमाग के ऊपर जितना असर कितनी देर के लिए रहता है, 0.1 सेकेंड का रहता है। मतलब इसको अगर हम ऐसे समझे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है या कोई आपकी वॉइस है, वो इतनी तेज़ है कि पहले वर्ड के फ़ौरन बाद दूसरा वर्ड आ जाता है, मतलब उसके बीच में 0.1 का से भी कम, 1 सेकेंड से भी कम का गैप है। इसका क्या मतलब है कि आपको जो वर्ड्स हैं सही से समझ नहीं आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप क्लियरली एक वर्ड सुने या एक बात समझें, तो आपके डिफरेंट वर्ड्स के बीच में, डिफरेंट साउंड्स के बीच में 0.1 का गैप होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। तो ये याद रखना है कि क्या बात है कि अगर आपके पास साउंड 0.1 सेकेंड तक आपके माइंड में रहेगी, तो फिर ही आप उसे क्लियरली सेंस कर सकते हैं। और आगे ये हमारे पास क्या है, थोड़ी सी ये आपकी कैलकुलेशन है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास साउंड, ये आपके पास रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू हेयर क्लियर एको। अगर आप चाहते हैं कि आप क्लियर एको सुने, द टाइम इंटरवल बिटवीन आवर साउंड एंड रिफ्लेक्टिंग साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखें, ये फॉर एग्जांपल सोर्स, मतलब हम हैं या कोई बोल रहा है, और ये आपका जो रेडिश लाइन में है, ये इससे क्या है, साउंड वेव आगे की तरफ मूव कर रही है। मतलब अभी ये एयर के अंदर है, फर्स्ट मीडियम है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, हमने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी सरफेस ऑफ द सेकंड मीडियम। तो इससे टकरा कर ये वेव आपकी क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। तो जौन सी यहाँ पे रेड वाली लाइन है, ये आपकी इंसिडेंट वेव है, और जौन सी आपकी ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये है रिफ्लेक्टेड वेव। तो आपके पास वेव, साउंड वेव टकरा कर वापस आई है, तो इसी प्रोसेस को कहेंगे, हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साउंड। तो रेड लाइन आपकी इंसिडेंट वेव है, और आपके पास जो ऑरेंज लाइन है, ये आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव है। तो क्या लिखा हुआ है, तो अगर आप सुनना चाहते हैं क्लियर रखो कि आपकी रिफ्लेक्टिंग वेव, मतलब जो आपकी जो इंसिडेंट वेव है और जो आपकी रिफ्लेक्टिंग वेव है, इसके आपको सुनाई देने में टाइम कितना होना चाहिए, मिनिमम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो क्या लिखा हुआ है, द टाइम इंटरवल बिटवीन द आवर साउंड, मतलब इंसिडेंट साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग साउंड मस्ट बी 0.1 सेकेंड। अगर इससे कम होगा तो एको क्लियर सुनाई नहीं देगी। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आप जिस रूम के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर
टेम्परेचर के आपके पास स्पीड कितनी है, हम कह स्पीड ऑफ साउंड आपके पास कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड है एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर आप कह सकते हैं, ये एयर के अंदर। ये ज़ाहिर सी बात है जहाँ पे हम क्या करेंगे, एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं या पहले कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, तो हम कहते हैं वहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड 340 है। अगर स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होगी, ज़ाहिर सी बात है आपके पास क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब दो बातें समझ आ गई हैं कि आपकी जो एयर के अंदर साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है, और ज़ाहिर सी बात अगर आप क्या सुनना चाहते हैं, क्लियर एको सुनना चाहते हैं, तो उसमें आपकी इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव के दरमियान टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड की वैल्यू भी गिवन है और दूसरी चीज़ हमारे पास टाइम की वैल्यू भी गिवन है। तो सिंपल हमने फार्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी हमने फार्मूला पढ़ा था 9th क्लास में, जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। तो ये हमने क्या लगा दिया, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये फार्मूला कैसे है, ये हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी टी, जो कि हमारे पास क्या होता है, एस डिस्टेंस होता है और वी टी हमारे पास वी स्पीड है और टाइम आपके पास टाइम इंटरवल है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, ये है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अच्छा, अब जो अगर ये कौन सा डिस्टेंस है, अब जो ऊपर हमने टाइम 0.1 सेकंड है, ये आपकी इंसिडेंट वेव के आपके इंसिडेंट वेव के जाने और रिफ्लेक्टेड वेव के टकराकर वापस आने का टाइम है। मतलब इससे जो हम ये टाइम डिस्टेंस निकालेंगे, मतलब जो हमारे पास 340 मल्टीप्लाई बाई 0.1 सेकंड है, इससे जो हमारा डिस्टेंस आया 34 मीटर, ये वेव के आने का डिस्टेंस भी है और जाने का भी डिस्टेंस है। मतलब आप कह सकते हैं कि रेड वेव पहले गई है और टकरा कर वापस आई है, तो फिर हमारे पास कितना डिस्टेंस हुआ है, 34 मीटर हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगर आप ये कैलकुलेट करना चाहें कि इंसान मतलब सोर्स जहाँ से आवाज़ आ रही है और सामने जो आपका ये ब्लॉक है मतलब दूसरा मीडियम है, इसके बीच में कितना फासला होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको हाफ कर देंगे। अगर ये आने और जाने दोनों का डिस्टेंस 34 मीटर है, तो खाली आने या खाली जाने का डिस्टेंस उसका हाफ होगा, जो कितना आएगा 17 मीटर। तो आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, the total distance covered by the sound from the point of generation मतलब सोर्स से टू द डिफ्लेक्टिंग सरफेस बैक टू द, वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, 34 मीटर होनी चाहिए। तो क्या बात समझ आ गई, फॉर हेयरिंग अ क्लियर एक्ोस द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्स्ट्रैकल का मतलब है सेकंड जो आपके पास मीडियम है वो क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 मीटर। एटलीस्ट आपके पास जिस रूम के अंदर 340 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड है, वहाँ पे आपको 17 मीटर क्या चाहिए, 17 मीटर आपको चाहिए at least distance between from the source and the obstacle for hearing the clear echo। तो 17 मीटर आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, 17 मीटर यहाँ पे क्या है आपके पास मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर एको, तो आप लोगों ने ये इसके अंदर ये बताना है कि अगर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिख रहे हैं सारा, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ये जो आपका ग्रीन पोर्शन है, तो इसमें क्वेश्चन हम अगर क्या बनाएंगे, क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाएंगे कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी आया भी हुआ है और इसे कैलकुलेट करना लाजमी होता है। तो इसके अंदर सिंपल आपने क्या करना है कि पहले आप बता देंगे, सपोज कर लें कि स्पीड आपके पास 340 मीटर पर सेकंड है नॉर्मल टेम्परेचर पे, टाइम आपका 0.1 सेकंड लगना है और इतना ही लगना है हमेशा। बाद में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और बता दें कि इसका हाफ क्या होगा, हमारा डिस्टेंस होगा ऑब्स्टेकल से। यहाँ से हमारा ये आर्टिकल क्लियर हो जाता है एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। और अगर हमें कहीं पे ये भी सुनाई देता है कि बार बार आपका वॉइस अपनी सुनाई देती है, इसका मतलब एको में हर्ड मोर देन वन टाइम, इसका क्या मतलब होता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्शन हुई है, तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है कि रिफ्लेक्शन आपकी साउंड हर जगह से होती है। लाइक फॉर एग्जांपल है, कोई इंसान आपके आगे खड़ा हुआ है, तो अगर आप उससे सामने बोल रहे हैं तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वहाँ से भी होगी। लेकिन एको के लिए आपको, लेकिन एको आपको वो होती है जो आपको दोबारा आवाज़ सुनाई देती है, ये ज़रा ध्यान में याद रखनी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब आप बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो बेसिकली रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो 17 मीटर और मिनिमम डिस्टेंस और एको सेटिस्फाई हो जाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी आवाज़ थोड़ी देर के बाद 0.1 सेकंड के बाद दोबारा क्लियरली सुनाई देगी, उसे हम एको कहते हैं।
तो ये आपका बेसिक आपका डिफरेंस है एको और रिफ्लेक्शन में। एको आपके पास जो बात आपको दोबारा सुनाई देती है तो 0.1 सेकंड के बाद, उसे हम कहते हैं एको। मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे हेलो बोला है तो 0.1 सेकंड के बाद आपको अगर हेलो ही सुनाई देता है तो वो एको है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी साउंड वेव आपके कानों में भी जा रही है, तो वो बेसिकली सिंपल रिफ्लेक्शन है। आगे नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये है कि स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है। तो जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है क्योंकि मीडियम के ऊपर, क्योंकि मीडियम आपके पास जो साउंड वेव है वो क्या है हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब मैकेनिकल वेव है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, साउंड कैन बी ट्रांसमिट बाय एनी मीडियम कोटेइंग द पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। इस पूरी बात का ये मतलब है कि साउंड वेव हमारे पास क्या है, मैकेनिकल वेव है, या आप इसे और डिटेल में जाके कहें तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दे कैन नॉट पास टू द वैक्यूम, ये बात हम पहले भी पढ़ के आए थे, आपके पास जो साउंड वेव है वो वैक्यूम में से पास नहीं करती। और फर्दर आके लिखा ओवर द नेचर ऑफ द मीडियम विल अफेक्ट द स्पीड ऑफ द साउंड। तो ये बात जाहिर सी बात है कि आपके पास जो नेचर ऑफ द साउंड है, नेचर ऑफ द मीडियम है, वो डिपेंड करेगी साउंड। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, सबके अंदर साउंड की स्पीड क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। तो यहाँ तक हमारे पास वही बात है कि साउंड की आपके पास जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, तो नेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम जनरल बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज़ 5 10 दैट इन गैसेज। इसका मतलब जो स्पीड, ये याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज़ है। आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लिक्विड में 5 गुना ज़्यादा होता है किससे, गैसेज से। इसका मतलब गैसेज में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बनने हैं। तो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन ज़्यादा किस में बनते हैं, आपके जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे, तो सॉलिड में पास पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास हैं। इसका क्या मतलब है, वहाँ पे आपके कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन ईजिली बन सकते हैं। जबकि लिक्विड के अंदर थोड़े पार्टिकल दूर होते हैं तो वहाँ पे वेव आपकी क्या करेगी, स्लोली मूव करेगी, कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन आपके स्लोली बनेंगे। और गैसेस के अंदर तो आपके पास मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन मुश्किल से बनेगी। लाइक स्पीड आपकी थोड़ी सी क्या होगी, कम होगी रिलेटिव टू अदर। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है सॉलिड में वो 15 टाइम ज़्यादा होती है गैसेस के अंदर। अब अगर हम खाली बात करें एयर के अंदर या गैसेस के अंदर की बात करें तो यहाँ से याद रखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कैसे चेंज होती है, बाय द फिजिकल कंडीशन से भी चेंज होती है। जैसे आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि किससे चेंज हो गई है, टेम्परेचर की वजह से चेंज हो गई है, प्रेशर की वजह से चेंज होगी, ह्यूमिडिटी की वजह से चेंज हो गई है। अब अगर हम अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे प्रेशर तो सेम ही होता है 1 atm। तो आगे क्या लिखा हुआ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 343 मीटर पर सेकेंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपके बोर्ड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो आपने याद रखना है कि आपके पास स्पीड ऑफ साउंड रूम टेम्परेचर पे कितनी होती है, 343। अब इसको यहाँ से नहीं देखना कि 9 क्लास में रूम टेम्परेचर कुछ और लिखा हुआ था तो हम ये 25 के सामने वाली लिख देते हैं। ये बच्चे गलती करते हैं, बच्चे ये 346 वाली लिख के आते हैं, लेकिन आपने ये आर्टिकल के अंदर वाली लिखनी है कि साफ साफ लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर के ऊपर 343 स्पीड है, तो आपने यही लिखनी है। अब क्योंकि हम अगर अगर पहली स्फीयर अपनी जो अर्थ की पहली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम बात करें सर सी लेवल के ऊपर आपका 1 atm ही होता है। तो बाकी इसका मतलब प्रेशर तो सेम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाकी बची टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसका मतलब स्पीड आपकी वेरी करती है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से। इसका मतलब डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड हो सकती है। लेकिन जाहिर सी बात है अब साउंड एक वेव है तो सिंपल यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वर्ड में अंडरलाइन कर लेते हैं। साउंड एक वेव है तो इसमें क्या होगी, हर किस्म की वेव को वेव फॉर्मूला लगता है वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये पीछे वाला ये जो हमने वाटर वेव्स के अंदर पढ़ा था, बेसिकली वेव के अंदर पढ़ा था। तो वी आपके पास स्पीड है, एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी और लैम्डा आपके पास वेव लेंथ होता है, साउंड वेव है। यहाँ से आप टेबल से ये वैल्यूज़ आपने याद करनी, साफ साफ आप देख सकें गैसेस के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 300 और ये 100 बेसिकली 1000 से कम है। लिक्विड के अंदर वैल्यूज़ आपके 1000 से ज़्यादा आ जाती हैं, और आपके जो सॉलिड के अंदर है वहाँ पे 2000 6000 वगैरह, मतलब सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड है। रीज़न यही है कि उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं। पार्टिकल पास पास होंगे कि आपके कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन ईजिली क्या हो सकते हैं, जल्दी से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकते हैं। इसका मतलब जहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे वहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे आपके पास साउंड वेव की कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव आपकी ज़्यादा अच्छी बनेगी, ज़्यादा जल्दी बनेगी, और आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा कि स्पीड ऑफ साउंड आपकी किस पे डिपेंड करती है, या स्पीड ऑफ साउंड
बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड आपके पास ज़्यादा क्यों होती है और लिक्विड में ज़्यादा क्यों होती है। हम बस इसमें यही बताएंगे सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, मतलब उसके बीच में एक्सेस स्पेसेस कम होती हैं तो आपके कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन ईजिली क्रिएट हो जाती हैं, जबकि लिक्विड और गैसेस के अंदर थोड़ी स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से आपके पास क्या होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम क्वेश्चन बेसिकली लिखने डिस्कस द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। और ये टेबल, ये लाजमी टेबल याद करना क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन की अगर बात करें तो ये आपका एक जनरल सा आर्टिकल है। नॉइस पोल्यूशन के अंदर आपने याद रखना है कि सबसे पहले हमारे पास दो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि म्यूजिकल साउंड क्या होती है और आपके पास नॉइस क्या होती है। ये लिखा है वो एंजॉय द प्रोग्राम ऑन रेडियो टेलीविजन बाय हेयरिंग डिफरेंट साउंड क्वालिटीज़। इन म्यूजिकल प्रोग्राम वी हेयर द साउंड प्रोड्यूस द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे नाम अपने याद करने हैं, ये आपके काम आएंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे फ्लूट है, हारमोनियम है, वायलिन, ड्रम वगैरह हैं। तो इस तरह की जो साउंड इस तरह के इंस्ट्रूमेंट से आपकी क्रिएट होती है तो उसके आपके कानों के ऊपर आपके प्लेन मतलब गुड इफेक्ट होते हैं। तो इस तरह के साउंड विच आर प्लेन टू आवर ईयर आर कार्ड हम क्या कहते हैं, उनको उनको हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड कहते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से आ जाएगी म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन और साथ में आपने याद रखनी है म्यूजिकल साउंड के आपके सोर्सेज क्या क्या हैं। तो यहाँ पे आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिख देने हैं, फॉर एग्जांपल आपके फ्लूट है, हारमोनियम है, वायलिन है, ड्रम है। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आपके म्यूजिकल साउंड क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि व्हाट मीन बाय म्यूजिकल साउंड। नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है, अब जाहिर सी बात है कुछ ऐसे साउंड भी होगी जिसके इसके प्लेन इफेक्ट है तो इसके अनप्लेन इफेक्ट होंगे, मतलब नेगेटिव इफेक्ट होंगे। सम साउंड विच प्रोड्यूस नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर एयर सच एज, फॉर एग्जांपल ये आपने नाम भी याद करने, मशीनरी स्लैमिंग ऑफ डोर और आपके पास ट्रैफिक है इन बिग सिटीज़। ये आपके पास क्या है, सोर्सेज हैं किसके, आपके नॉइस के हैं। तो यहाँ से नॉइस की डेफिनेशन आएगी, द साउंड विच हैव जेयरिंग एन अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर एयर्स आर कॉल्ड नॉइस। तो नॉइज़ आपकी क्रिएट कैसी होती है, नॉइज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इरेगुलर सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द सम साउंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा, नॉइज़ के ऊपर आएगा क्वेश्चन कि क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट इन नॉइज़ एंड इट्स सोर्सेज। एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे बन सकता है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिकल साउंड। तो डिफरेंस के अंदर दैट सी बात आपने लाइन लगा के डिफरेंस बता देना है कि आपके पास क्या होता है म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन, नॉइज़ की डेफिनेशन। म्यूजिकल साउंड में बता देंगे कि उसमें क्या होता है, आपके रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से म्यूजिकल साउंड क्रिएट होता है, मतलब एक पैटर्न बनता है जिसे क्वालिटी भी कहते हैं। लेकिन इस नॉइज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास इरेगुलर सडन वाइब्रेशन की वजह से नॉइज़ क्रिएट होता है। आगे हमारे पास एक जनरल से क्वेश्चन, नॉइज़ एट बिग इशूज़ इन बिग सिटीज़, नॉइज़ इज अनडिजायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ। तो ये आपने याद रखना है कि आपके पास जो अनडिजायरेबल साउंड होता है वो नॉइज़ होता है। ये एक आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि डैश इज अनडिजायरेबल साउंड या नॉइज़ इज अ डैश साउंड। तो आपने यहाँ पे अनडिजायरेबल याद रखना है। अनडिजायरेबल का मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए तो वो आपके लिए क्या है, यहाँ पे कोई आवाज़ अगर आपको नहीं ज़रूरी नहीं है उस टाइम पर नॉइज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर क्लास में जब क्लास लेक्चर दे रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जब बच्चे बोलते हैं लेक्चर के बीच में अगर बोलेंगे तो लेक्चर के बीच में जो स्टूडेंट की आपके पास वॉइस है वो आपके पास क्या है, उस टाइम पे डिज़ायरेबल नहीं है तो हम उसे नॉइस कहेंगे। तो ये सिंपल सी क्या बात है, अनडिज़ायरेबल साउंड आर कॉल्ड नॉइस। आगे क्या याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन बिग सिटीज़। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी आर द मेजर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉइस ऑफ मशीनरी इन द इंडस्ट्रियल एरिया, लाउड व्हीकल्स और आपको हूटर अलार्म वगैरह, ये सारे के सारे आपके पास क्या है, सोर्सेज हैं किसके हैं, नॉइस पोल्यूशन के। या सिंपल हम नॉइस का भी लिख सकते हैं, तो ये लिख देने हैं व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ। तो इसमें याद रखना है जो सा क्वेश्चन बताया गया है वही वाला लिखना है। लाइक फॉर एग्जांपल ये आपका जनरल क्वेश्चन है तो इसके अंदर आप कोई भी अपनी रीजंस लिख सकते हैं। आपने पहले पढ़ा
पढ़ा होगा नॉइज़ के आपके काजेज़, लेकिन आपने क्योंकि ये बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आपने जो सी बुक में ये ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी, नॉइज़ ऑफ मशीनरी, इंडस्ट्रियल एरिया, लाउड व्हीकल, हॉर्न, शूटर वगैरह, तो यही नाम लिखने हैं अपने से, आपने नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इसके आपके पास हेल्थ के ऊपर क्या है आपके इफेक्ट होते हैं, तो ये भी आप नाम सारे याद रखने हैं कि नेगेटिव इफेक्ट क्या कौन कौन से हैं, तो नाम आपने लिख देने हैं। हेयरिंग लॉस, स्लीप डिप्रेशन, एग्रेशन, हाइपरटेंशन, हाई स्ट्रेस लेवल, ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। और आगे ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास नॉइज़ के आपके पास एक्सीडेंट भी होते हैं और आपके नेट कम्युनिकेशन के अंदर इंटरफेयरिंग भी होती है। लाइक आपके जो सिग्नल लॉस होते हैं वो भी आपके नॉइज़ की वजह से काफ़ी, लेकिन ये आपके हेल्थ इश्यूज़ नहीं है। तो आप ये वाले सारे नाम याद करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे व्हाट आर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। नीचे ये लिखा हुआ है हमारे पास जो सेफ लेवल ऑफ नॉइस है वो किस पे डिपेंड करता है। आगे सेफ लेवल ऑफ नॉइस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हमारे पास ये है कि आपने नॉइस का वॉल्यूम कितना है, मतलब उसकी लाउडनेस कितनी है आप कह सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ये है कि आपका टाइम ऑफ एक्सपोजर कितना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल जितना मर्जी आपका तेज़ आवाज़ हो, साउंड हो, अगर आप उसे 1 सेकंड के लिए सुनेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम ऑफ एक्सपोजर का मतलब क्या है कि थोड़ी सी आवाज़ भी आप लगातार सुनते रहते हैं सर दर्द शुरू हो जाता है। फिर दो फैक्टर्स आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द टू फैक्टर्स ऑफ नॉइस, सेफ लेवल ऑफ नॉइस, तो यहाँ पे टू फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि दो फैक्टर हैं कौन कौन से जिसके ऊपर आप नॉइज़ यूज़ करते हैं। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, पीडीएफ में लिंक में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं या वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आपको जो से लेवल रेकमेंड किया जाता है कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे 8 घंटे काम किया जाता है वर्क डे में, तो वहाँ पे आपका इतना साउंड होना चाहिए 85 से 90 डेसिबल, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ जाएगा यहाँ पे जो बहुत बार पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे वो एक जनरल क्वेश्चन वही है कि हम क्या कर सकते हैं कि नॉइज़ को हम कम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हाट आर द मेथड्स नॉइज़ पोल्यूशन। मेथड भी आ सकता है या स्टेप भी आ सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन तो वही है कि रिड्यूस कैसे करना है आपने। तो पहला क्या है हमारे पास नॉइज़ को हम एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब इट्स एक्सेप्टेबल लेवल कौन सा है 85 से 90 डेसिबल पे इजीली लेके आ सकते हैं बाय रिप्लेसिंग द नॉइज़ मशीनरी विद द एनवायरमेंटल फ्रेंडली मशीनरी, मतलब ऐसी मशीनें यूज़ करें जहाँ पे आपके पास क्या है कि इतनी नॉइज़ क्रिएट नहीं होती, और ऐसी इक्विपमेंट यूज़ करें। ऐसी मशीनें यूज़ करें जो आपके पास नॉइस एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती हैं। आपने साउंड रिड्यूसिंग बैरियर यूज़ करने हैं। साउंड रिड्यूसिंग बैरियर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो फोमी मटेरियल्स होते हैं या आपके हम कह सकते हैं जो आपके रिजिड सॉफ्ट मटेरियल होते हैं वो किस में हम यूज़ कर सकते हैं, इसको बैरियर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और एंड पे क्या है कि हेयरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज़ करें, एयर प्लग वगैरह जो भी है आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ज़ाहिर सी बात अब साउंड की इतने ज़्यादा आपके पास क्या है इश्यूज़ हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप जो यूज़ करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक मेथड कहते हैं, जिस मतलब इसको रिमूव करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सिंपल अकोस्टिक का मतलब क्या है। तो अकोस्टिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ साउंड, या सिंपल हम साउंड को भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टडी ऑफ साउंड ही लिख लेते हैं। अगर आप साउंड की स्टडी करते हैं तो ताकि आप उसे रिड्यूस कर सकें। ये एमसीक्यूज आया हुआ है पहले भी काफ़ी बोर्ड में। यहाँ से आपको एक बात समझ आ गई होगी कि साउंड आपकी रिफ्लेक्शन भी करती है, जैसे आपकी वाटर वेव करती है, रिफ्लेक्शन भी करती है, लेकिन ना इसमें रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, रिफ्लेक्शन में दूसरी वीडियो में जाके बेंड हो गई है। डायफ्रैक्शन में क्या हो रहा है, आपके पास ये इसकी वेव फ्रंट चेंज हो रहे हैं, मतलब सर्कुलर वेव फ्रंट बन रहे हैं। और ऑब्जर्व, लेकिन साउंड एक साथ में एक कोर प्रोसेस भी होता है, उसे हम कहते हैं साउंड आपकी ऑब्जर्व भी होती है, मतलब आपके पोरस मटीरियल के साथ साउंड आपकी क्या हो सकती है, ऑब्जर्व हो सकती है।
तो अजॉर्प्शन इसकी क्या है आपके पास, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो अपोस्ट्री का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये डेफिनेशन की करेंगे टेक्निक और मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं। अनडिजायरेबल साउंड का मतलब क्या है कि जो नॉइस है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द सॉफ्ट एंड द पोरस मटेरियल्स। ठीक है, अब आगे ना हम याद रखते हैं जो रिफ्लेक्शन है। अब जाहिर सी बात है साउंड जो आप सुनते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से सुनते हैं। तो रिफ्लेक्शन का ना यहाँ पे दो मेथड होते हैं, या टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए हम ये डायग्राम यूज़ करते हैं। फॉर ये डायग्राम तो वैसे आपकी लाइट वे के लिए है, लेकिन हम इससे साउंड वाली बात भी समझ सकते हैं। जो आपकी रिफ्लेक्शन होती है वो दो तरह की होती है, रेगुलर होती है या इरेगुलर होती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम प्रोमिनेंट भी कह सकते हैं, इरेगुलर को हम क्या कह सकते हैं कि इतनी अच्छी आपकी रिफ्लेक्शन नहीं है, नॉन प्रोमिनेंट कह सकते हैं। देखिए अगर तो आपकी सरफेस क्या है, स्मूथ है, जो इंसिडेंट रे जिस एंगल पे आएंगी वही एंगल ऑफ इंसिडेंट आपके किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। लेकिन अगर आपके पास जो सरफेस है वो रफ है, इतनी स्मूथ नहीं है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो एक तरफ ही होगा, लेकिन आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो हर एक डायरेक्शन में नहीं होगी। अब जाहिर सी बात है अगर आपके पास यहाँ पे आके जो रिफ्लेक्टेड रे है एक डायरेक्शन में नहीं जा रही, तो इसका मतलब साउंड आपके पास थोड़ा बहुत क्या हो गया है, लॉस हो गया है। इसका मतलब रिफ्लेक्शन इतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं हुई है। तो यही प्रोसेस हम यूज़ करते हैं कि जगह जगह पे जहाँ पे हम चाहते हैं कि साउंड आपके पास कम हो जाए, तो वहाँ पे हम रफ सर्फेसिस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल फोम का मटेरियल लगा दिया, या कोई ऐसा और पोरस मटेरियल लगा दिया जिसमें आपकी जो सरफेस होती है वो इरेगुलर होती है, ताकि आपके साउंड वेव की जो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर हो जाए। मतलब रफ सरफेस की वजह से आपकी साउंड वेव क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आप कह सकते हैं उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा, या उसका लेवल थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये बात ज़रा आपने याद रखनी है। पीछे वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आपकी प्रोमिनेंट होगी इफ द सर्फेस इज रिजिड। स्मूथ सर्फेस के साथ आपकी रिफ्लेक्शन रेगुलर मतलब प्रोमिनेंट होगी। और अगर आपके पास क्या है कि सर्फेस आपकी स्मूथ और इरेगुलर है, मतलब उसके बीच में क्या है, इरेगुलर सर्फेस है, तो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल के जरिए, फॉर एग्जांपल हम ड्रेपरीज और रग्स कह सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपके कारपेट होते हैं, ड्रेपरीज का मतलब आपकी कारपेट है, रग्स का मतलब आपके कर्टन्स वगैरह, सॉरी उल्टा बोलती है। तो ये आपके पास क्या है, पोरस मटेरियल है, ये क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो एको हमें सुनाई देंगी, एको सुनाई तो देंगी, लेकिन उसकी लाउडनेस होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो हम इसे कहेंगे क्वाइट एको सुनाई देंगी। या हम कह सकते हैं अगर आपके क्वाइट एकोज हैं, मतलब उसकी जो लाउडनेस है वो कम हो गई है, तो साउंड आपके पास क्या हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो क्या बात समझ आ गई। दस बाई यूजिंग सच मटीरियल, जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो पोरस मटीरियल है अगर हम वो वाले यूज़ करें तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस द लेवल ऑफ द नॉइस पोल्यूशन। तो ये आप कह सकते हैं ये आपके क्या है, साउंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस कह सकते हैं, या इक्विपमेंट कह सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, अकोस्टिक प्रोटेक्शन कहते हैं। खाली अकोस्टिक का मतलब साउंड होता है, प्रोटेक्शन का मतलब साउंड को प्रोटेक्ट करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भैया आपके पास ना जो जाहिर सी बात है, अगर आपकी जो सर्फेस है स्मूथ होगी, मतलब रिफ्लेक्टिंग ज़्यादा होगी, इफ़ द सर्फेस ऑफ द क्लासरूम और पब्लिक हॉल इज टू अबंडेंट, द साउंड लेवल में भी टू लो कि हमारे पास जो होती है ऑडियंस के लिए वो सुनाई नहीं देती। इसका क्या मतलब है, अगर हम क्या कहते हैं एक हद से ज़्यादा ये मटीरियल अपने रूम में लगा दें, ऑडिटोरियम के अंदर फोम के मटीरियल लगे होते हैं दीवारों के ऊपर, सॉफ्ट मटीरियल होते हैं, तो अगर हम एक हद से ज़्यादा लगा देंगे कि आवाज़ आपकी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि ऑडियंस को आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इस तरह याद रखते हैं, हमने एक बैलेंस रखना है। एक पहली बात हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्शन के बीच में बैलेंस होना चाहिए, मतलब हमारी आवाज़ रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है, और अगर रिफ्लेक्शन अगर या पोरस मटेरियल ज़्यादा लगाते हैं तो ऑब्जॉर्प्शन की वजह से आवाज़ कम हो जाती है, साउंड आपकी ऑब्जर्व हो जाती है। तो समटाइम क्या होता है व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट ऑन द वॉल एंड सीलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ रूम, द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आर टू रिफ्लेक्टिंग, मतलब एक आपके पास जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस हैं वो इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके जो वॉल्स हैं, सीलिंग है, फ्लोर है, वो आपने पोरस नहीं बनाई, रिफ्लेक्टिंग बनाई है, तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो साउंड हो जाएगी वो गार्बल्ड हो जाएगी, मतलब आपके पास साउंड आपस में मिक्सअप होकर आपको सुनाई देगी, मतलब उसकी क्वालिटी ख़त्म हो जाएगी, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके जो साउंड है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मतलब वॉल सीलिंग फ्लोर से ज़्यादा रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्टिंग सर्फेस आपके रूम में ज़्यादा है, तो आपके पास क्या हो गया है, साउंड आपकी गार्बल्ड हो गई है। इसका क्या मतलब है कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ ख़राब हो गई, आपको सही से सुनाई नहीं दिया, तो इस प्रोसेस को मल्टीपल रिफ्लेक्शन का रिवर्बरेशन भी कहते हैं। तो यही बात आपने ये समटाइम से लेकर यहाँ तक लिख देनी है, अगर आपको आता है कि रिवर्बरेशन होती क्या है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इन द डिज़ाइन ऑफ द लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम और थिएटर, अगर हम इन सब की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है,
the design of the lecture hall, auditorium and the theater, a balance must be achieved between the reverberation का मतलब है multiple reflection और absorption, मतलब आपके पास आवाज़ इतनी रिफ्लेक्टिव सर्फेस इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आवाज़ आपकी बहुत लाउड हो जाए, गार्बल्ड हो जाए, या ऑब्जॉर्प्शन मतलब पोरस मटेरियल इतने कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि आपके पास क्या हो जाए, आवाज़ सारी की सारी आपकी क्या हो जाए, हम कह सकते हैं कि रिड्यूस हो जाए। तो इसका क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। आपके रिफ्लेक्शन रिवर्बरेशन का मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, और ऑब्जर्प्शन का मतलब आपके पास क्या है कि पोरस मटेरियल ज़्यादा लगा दिए हैं। तो इन दोनों के बीच में एक आप क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, और उस हिसाब से अपने लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम और थिएटर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। इसके एक और एडवांटेज क्या है कि अगर आप क्या कर दें, स्टेज के पीछे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दें, मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर आप बात करते हैं तो आपकी जो आवाज़ है वो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जो वॉइस पीछे की तरफ जा रही है वो लॉस हो रही है साउंड आपकी। तो अगर आप पीछे मतलब स्टेज पे आपका स्पीकर खड़ा होता है जो बात कर रहा होता है, उसकी आवाज़ सामने की तरफ से ऑडियंस की तरफ जा रही है, लेकिन जो वॉइस पीछे की तरफ जा रही है वो आपकी वेस्ट हो रही है। तो अगर हम पीछे की तरफ एक क्या रख दें, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दें, तो आपकी वॉइस पीछे रिफ्लेक्ट होकर भी आगे आएगी। अगर हम यहाँ पे बात करें, देखें आपके साउंड सोर्स अगर यहाँ पे है, साउंड सोर्स यहाँ पे है, और जो आगे की तरफ तो वॉइस जा रही है, लेकिन अगर पीछे भी हम क्या रख दें, एक आपकी यहाँ पे एक कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दें, तो वॉइस पीछे रिफ्लेक्ट होकर भी ऑडियंस की तरफ ही आएगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि वहाँ पे जहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपका स्पीकर ख़राब हो जाता है, तो वहाँ पे वॉइस आपकी सही इतना मतलब सुनने लायक क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ से ये है कि आपके पास जो डिज़ाइन और लेक्चर ऑडिटोरियम आपके किस तरह किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपने ये लाइन मेंशन लाजमी करनी है कि बैलेंस मस्ट बी अचीव बिटवीन द रिवर्बरेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जनरली द सीलिंग ऑफ द लेक्चर हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और आपके पास जो थिएटर होते हैं वो हम कर्व बनाते हैं। तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि सीलिंग लेक्चर हॉल या थिएटर हॉल की हम जो सीलिंग है मतलब जो छतें हैं वो कर्व क्यों बनाते हैं। अगर ये फिगर 11.11 पर देखेंगे तो सामने आपके पास ये सर है, मतलब लोग ऑडियंस बैठी हैं, और ये आपका स्पीकर है, और ऊपर हमारा जो सरफेस है वो कर्व है। तो आपके पास साउंड देखें ये रिफ्लेक्ट होकर दोबारा ऑडियंस की तरफ वापस आ रही है। तो इसका मतलब ये भी आपका एडवांटेज है। तो रीज़न क्या लिखेंगे, सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन मे रीच आर द कॉर्नर ऑफ द हॉल। और कभी कभी क्या करते हैं कि आपके जो सम टाइम द कर्व साउंड बोर्ड, ये कर्व आपका साउंड बोर्ड है, वो क्या करते हैं हम प्लेस कर देते हैं बिहाइंड द स्टेज, ताकि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन हो और आपकी जो साउंड है वो इवनली हर जगह पे क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे इसके दो क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ से, ये वाई कर्व सर्फेसिस, उसके अंदर आपने बस ये बताना है कि कर्व सर्फेस हम लेक्चर क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ताकि आपकी रिफ्लेक्ट हो। आप ये डायग्राम भी इसके अंदर बना सकते हैं 11.11, लेकिन थोड़ी सिंपल करके बना ली है, इंसानों के सर ना बनाए, यहाँ पे ऑडियंस लिख दें खाली। और यहाँ पे क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप ये कर्व बोर्ड क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। अब आपने याद रखना है इंसान हर तरह की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकता, कुछ आपकी लिमिट हैं एज अ इंसान। तो मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ हम सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज़, और मैक्सिमम जो हम सुन सकते हैं वो है 20,000 हर्ट्ज़। ना तो हम 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की आवाज़ सुन सकते हैं फ्रीक्वेंसी वाली, और ना ही 20,000 हर्ट्ज़ से कम वाली आवाज़ सुन सकते हैं। We know that the sound is produced by the vibrating body. A normal ear can hear a sound. अगर आप इंसान हैं तो आपके कान क्या सुन सकते हैं, या तो 20 हर्ट्ज़ मिनिमम सुन सकते हैं, या तो 20,000 हर्ट्ज़ सुन सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आपके इसका मतलब ये 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक जो आवाज़ें हैं वो आपके लिए ऑडिबल है, तो इसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि ह्यूमन एयर नाइदर कैन हेयर द फ्रीक्वेंसी लेस दैन 20 है, ना तो आप 20 हर्ट्ज़ से कम सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज़ से कम सुन सकते हैं, ना तो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा सुन सकते हैं। तो ये 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ याद रखना है। तो 20 हर्ट्ज़ आपकी लोअर लिमिट है और 20,000 आपकी मैक्सिमम लिमिट है। कुछ लोग के पास क्या होता है, आपके डिफरेंट पीपल है डिफरेंट एज और एबिलिटी, यूजुअली आपके पास यही होती है जो यहाँ पे लिखी है। तो आपके पास जो ये हेडिंग एबिलिटी है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की, क्या करती है, डिक्रीज़ करती है विद एज। आपके जो यंग चाइल्ड होते हैं वो मैक्सिमम साउंड 20,000 का सुन सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं वो इतना ज़्यादा नहीं सुन सकते। ये 15,000 वाली बात भी याद रखनी है कि ये नहीं सुन सकते, ठीक है। यहाँ पे साइड पे क्या लिखा है, तो पायलट्स होते हैं वेयर करते हैं हेडफोन, स्पेशल हेडफोन होते हैं जो रिड्यूस करते हैं आपके पास आपके जो एयरप्लेन के इंजन की आवाज़ है वो अंदर नहीं सुनाई देती था आपके। अब देखिए ना, आपके पास एयरप्लेन है उसके अंदर इंजन है तो उसका बहुत ज़्यादा शोर है, अगर पायलट को शोर सुनाई देगा तो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा पायलट हेडफोन क्यों यूज़ करते हैं, स्पेशल हेडफोन्स। आगे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे हमने याद कर लिया द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच, जो हम सुन सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या याद रखना है, इस तरह के साउंड्स भी होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इस तरह के साउंड को हम कहेंगे इंफ्रा साउंड। और अगर आपके पास क्या है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज अपर लेवल से ज़्यादा है तो उसे हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन क्या है, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन टू 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू द ह्यूमन एयर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। तो यहाँ पे आपने दूसरी बात भी याद रखनी है, ये तो चलो 20,000 से ज़्यादा है, तो यहीं पे हमने दूसरी बात भी लिख लेते हैं, इंफ्रासाउंड क्या होता है। द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासाउंड। और हम इसे इंफ्रासोनिक्स भी कह सकते हैं। ये ज़रा बात में रखिए, बुक में लिखा नहीं है लेकिन आपने याद रखना है, बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट जिसके यूजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।